हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम जैसा कि इस चैनल पे एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट किया हूँ मैं हम एक एक करके सारे भूगोल, इतिहास, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान इन सब के चैप्टर्स को एक एक करके सबको कवर कर रहा हूँ। सब सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर सबके मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं। और ये हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो दोस्तों, हम ये अभी जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये कक्षा 6 का एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 6 है, वो भी भूगोल विषय का। कौन सी विषय बच्चों? भूगोल विषय का। ठीक है। तो इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था वो चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ये वाला मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, हल्का सा आपको याद होगा। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी ये चैप्टर आपको पढ़ाया था पूरा डिटेल में। इसमें मैंने क्या पढ़ाया था, भूमंडल क्या होता है, भूमंडल में क्या क्या महाद्वीप क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं। उसके बाद ये मैंने पूरा मैप पढ़ाया था आपको। ठीक है। इसमें सारे महाद्वीपों की स्थिति बताई थी, महाद्वीप कौन कौन से हैं, कौन सा महाद्वीप बड़ा है। 7 महाद्वीप डिस्कस किए थे, 7 महाद्वीपों को पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। स्थल संधि क्या होती है, जल संधि क्या होती है, पाक जल संधि क्या है, ये सारा मैंने डिटेल में बताया था। आप पिछला ये वीडियो एक बार देखिएगा। ठीक है। जलमंडल को बताया था, नीला ग्रह क्यों कहते हैं पृथ्वी को, ये बताया था। कितना % जल पीने योग्य है, ये सब बताया था आपको डिटेल में। उसके बाद हमने महासागरों को डिस्कस किया था। ठीक है। महासागर बताए थे, 5 महासागर है हमारे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है। ये सब ने मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया था। एक एक महासागर को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमने वायुमंडल डिस्कस किया था। वायुमंडल की 5 परतों के बारे में बताया था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये मैंने आपको दोस्तों पूरा डिटेल में बता दिया था पिछली क्लास में। और उसके बाद में वायुमंडल में क्या क्या कौन कौन सी गैसें हैं, कितने % में है, ये सारा बताया था। फिर हमने जीव मंडल डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, जीव मंडल क्या होता है ये सारा बताया था। उसके बाद में हमने फिर ये सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। देख रहे हैं आप, सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो एक बार आप पिछले मेरे सारे वीडियोज देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अब इसमें पृथ्वी तो आप जानते ही हैं, अब बात आ रही है स्थल रूप की। ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, स्थल मतलब पृथ्वी का जो स्थल है, जो स्थल मंडल है, उस पर कौन कौन सी आकृतियां पाई जाती हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, मैदान के बारे में, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप क्या है कि सारे वीडियो, जितने भी एनसीईआरटी के जो वीडियो जाएंगे उनका क्या है आपको लिंक मिलता रहेगा। ठीक है। अब देखिए, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। देखिए चित्र 6.1 देखिए, इसमें देखो क्या क्या दिख रहा है आपको। पर्वत श्रृंखला दिख रही है, तो आपने कहीं, अगर आप पर्वतीय इलाके में रहते हैं तो आपने पर्वतों को देखा होगा, आपने पहाड़ियां भी देखी होंगी, घाटियां देखी होंगी आपने। ठीक है बच्चों, पठार देखे होंगे आपने, मैदानी एरिया भी देखा होगा, झीलें देखी होंगी। ये सब आपने अगर देखा होगा, अगर आप उस तरह के इलाके में रहते हैं, उस तरह के भौतिक प्रदेश में अगर आप निवास कर रहे हैं, तो आपने इस तरह की स्थल आकृतियां देखी होंगी। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। ये तो आप जानते ही हैं, पृथ्वी की जो सतह है, जो भूप्रपटी है, जिसपे हम रहते हैं, स्थल है, वो सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल रूप बहुत प्रकार के हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे हैं और कुछ भाग समतल हैं। जो समतल भाग है उन्हीं को क्या बोला जाता है बच्चों? मैदान बोला जाता है। उनको क्या बोलते हैं? मैदान। समतल भाग को, स्थल मंडल के समतल भाग को क्या बोलते हैं? मैदान। इसको भी देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है? पहाड़ी क्या होता है? पर्वत से अलग है पहाड़ी। पहाड़ी वह स्थलीय भाग होता है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची होती है। यानी आसपास की भूमि, जैसे ये भूमि है, इससे थोड़ा सा ऊंचा होगा पहाड़ी। ठीक है, ये पहाड़ी हो जाएगी। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितने से अधिक होनी चाहिए बच्चों? 600 मीटर से अधिक। ठीक है। एवं खड़ी ढाल होगी, इसकी जो ढाल होगी वो खड़ी होगी, खड़ी ढाल होगी। एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। यानी 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। ठीक है। तो पहाड़ी क्या होती है? पहाड़ी वह स्थलीय भाग होता है जो कि आसपास की भूमि से ऊंचा उठा होता है। यानी आसपास की भूमि से अगर कोई भाग ऊंचा उठा हुआ है तो उसको पहाड़ी बोला जाता है। और अगर पहाड़ी 600 मीटर से अधिक ऊंची है और
अगर उसका ढाल खड़ा है तो उसको क्या बोला जाएगा, फिर पर्वत बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, पर्वत, यानी पहाड़ी का ही भाग है पर्वत। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, पहाड़ी समझ में आया आपको क्या होता है? तो आप पहाड़ी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है, आप क्या लिखोगे, वह स्थलीय भाग जो आसपास की भूमि से ऊंचा उठा होता है, जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई अधिक है, और उसका ढाल जो है वो खड़ी ढाल है। खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या बोला जाता है, पर्वत बोला जाता है। अब लिखा है 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताओ, तो वो तो आपको पता है ना, माउंट एवरेस्ट और ये सब जो है, कंचनजंगा, ये सब पर्वत हैं, तो हिमालय में जो पाए जाते हैं। अब देखो बच्चों, ये हम बाद में और आगे डिस्कस करेंगे। ये स्थल रूप, ये स्थल रूप यानी जो कौन से स्थल रूप, जो ऊंचे नीचे होंगे या समतल होंगे, यानी कुछ ऊंचे नीचे होंगे कुछ समतल होंगे। ये वाले जो स्थल रूप है दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, यानी दो प्रक्रियाओं के परिणाम से बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पे आप खड़े हुए हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। यानी आप जिस मैदान पे खड़े हैं, आप जहां खड़े हुए हैं उसमें भी धीरे धीरे क्या हो रही है बच्चों, गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पृथ्वी जो है, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है बच्चों, हम तो सतह पर रहते हैं, हम तो भूपरपट्टी पर रहते हैं, इस भूपरपट्टी पर रहते हैं, लेकिन अंदर ये क्या है, चट्टाने हैं। ठीक है, इन चट्टानों में क्या हो रही है बच्चों, लगातार गति हो रही है। तो पृथ्वी के अंदर क्या हो रही है, लगातार गति हो रही है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो, आपको सब धीरे धीरे समझ में आएगा। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ये हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस अभी आप सिंपल ये समझते चलिए कि कहीं कहीं आंतरिक प्रक्रिया के कारण या प्राथमिक क्रियाओं के कारण पृथ्वी की सतह कहीं पे ऊंची उठ जाएगी तो कहीं धंस जाएगी। जहां ऊंची उठ जाएगी वहां पे क्या बन जाएंगे बच्चों, पर्वत या पहाड़ी बन जाएंगे। ठीक है, और जहां धंस जाएगी वहां पे क्या बन जाएंगे, घाटी, भ्रंश घाटी बन जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया? तो पृथ्वी की, अब कह सकते हो कि पृथ्वी की जो सतह है उसमें लगातार गति हो रही है, और कहीं पे आंतरिक क्रियाओं के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं पे ऊपर उठ जाती है तो कहीं पे नीचे धंस जाती है। ठीक है, दूसरी ओर ये जो हमने गति पढ़ी, ये आंतरिक प्रक्रिया है। जो ऊपर यानी सतह का ऊपर उठना इस तरह से या फिर नीचे धंसना, ये कौन सी क्रिया है, ये प्राथमिक क्रिया या फिर इनको बोल सकते हैं आंतरिक क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है बच्चों, आंतरिक क्रिया है। लेकिन कुछ क्रियाएं होती हैं जो बाह्य क्रिया, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया, स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया। जैसे कोई स्थल है, उस पर मान लो कोई लगातार स्थल कोई टूट रहा है या बन रहा है, उस तरह की जो प्रक्रिया होती है, जो बाह्य जो आपके कारक होते हैं उनसे प्रभावित होती है। ये जो क्रिया थी ये आंतरिक कारकों से प्रभावित थी, लेकिन ये जो बाह्य प्रक्रिया है बाह्य कारकों से प्रभावित है। इस तरह की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा जो पृथ्वी की सतह है उसका टूटकर घिस जाना, उसको क्या कहते हैं, अपरदन। तो आप ये शब्द जो है ये आप जो ये पूरे भूगोल में आप बार बार सुनेंगे, अपरदन। तो अपरदन जो शब्द है इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अपरदन का मतलब होता है कि जो पृथ्वी की सतह है उसका टूटकर घिस जाना, टूटकर लगातार घिस जाना पृथ्वी की सतह का, वो क्या कहलाता है बच्चों, अपरदन। अपरदन जैसे आपने खेतों में देखा होगा, बारिश पड़ती है या फिर उसकी वजह से क्या होता है, अपरदन होता है। पहाड़ी इलाकों में अपरदन होता है। और या फिर जैसे इसलिए तो बोलते हैं पेड़ लगाइए। या आपने देखा होगा कि कहीं पर जो हवा चलती है, तेज हवा चलती है, उससे भी क्या होता है, अपरदन होता है। वो क्या करते हैं, मिट्टी के कणों को जो हल्के होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो इस तरह की क्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चों, अपरदन, जो बाह्य कारकों की वजह से होती हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह क्या होगी, नीची हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो मिट्टी है उसको तो वो उड़ा ले जाएंगे दूसरी जगह पर, तो यहाँ पे जमीन क्या हो जाएगी, नीची हो जाएगी। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। और निक्षेपण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा फिर से क्या होगा, निर्माण होगा। तो यानी कि मिट्टी जो मृदा की सतह है उसका बनने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, निक्षेपण, और जो टूटने का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, अपरदन। तो पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाना उसको कहते हैं अपरदन, और पृथ्वी की सतह का फिर से निर्माण होता है वो होता है निक्षेपण। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं, बहते हुए जल, वायु और बर्फ, यानी बाह्य क्रियाओं के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वत, पठार और मैदान में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, पर्वत, पठार और बच्चों क्या पढ़ेंगे हम, मैदान। और किसके अंतर के आधार पर, ये में अंतर किसके आधार पर होगा, इनकी ऊंचाई के आधार पर। यानी किसके आधार पर, ऊंचाई, और एक होगा ढाल। ऊंचाई और ढाल, ये दो इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई और ढाल के हिसाब से पता लगाएंगे हम कि ये पर्वत है या ये पठार है या फिर ये मैदान है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्वत के बारे में। आओ बच्चों, पर्वत जो है वो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा
तथा आधार चौड़ा होता है। क्योंकि देखो आप पर्वत देखे होंगे, आप ऐसे होते हैं पर्वत, तो जो पर्वत का जो आधार है ये हमारा क्या है, पर्वत का आधार है। तो पर्वत का आधार तो होता है चौड़ा, और जो शिखर होता है ये क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। शिखर क्या होता है, छोटा, शंकु के आकार का ऐसे होता है ना पर्वत, आपने देखे होंगे, ठीक है। ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। पर्वत क्या होते हैं, आसपास के क्षेत्र से, ये यहाँ पर जो क्षेत्र होगा इससे क्या होगा, ऊंचा भी होगा, ठीक है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे हैं, कुछ पहाड़ आपने देखे होंगे ना, बादल नीचे रह जाते हैं, यहाँ पे बादल रह गए और पहाड़ जो है वो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। आपको पता था ना मैंने पिछली क्लास में कि आप ऊपर जाने पे हवा जो होती है वो विरल हो जाती है, हल्की हो जाती है, और जो तापमान है दाब जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और तापमान जो है वो भी कम हो जाता है ऊपर जाने पे, ठीक है। तापमान कम हो जाता है तो ठंडा महसूस होता है, इसलिए पर्वतीय इलाकों में क्या होता है, ठंडा महसूस होता है ना ऊपर। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। अब जब यहाँ पे तापमान कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बर्फ जम जाएगी, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बर्फ जम जाएगी, और उनको क्या कहते हैं, हिमानी। तो जो बर्फ की जो नदियां होती हैं बच्चों, जो बर्फ की नदियां होती हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, हिमानी। क्या कहते हैं बच्चों, हिमानी। तो बर्फ की नदियों को क्या कहते हैं, हिमानी, जो कि पहाड़ों पे पर्वतों पे जमी रहती हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते। अब ये पर्वत क्या लगता है आपको कि जमीन के ऊपर ही होते हैं, कुछ पर्वत समुद्र के नीचे भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि समुद्र के नीचे पर्वत कैसे हैं, ठीक है बच्चों। अभी तक आपको इतना समझ में आ गया कि पर्वत जो होते हैं उनका आधार चौड़ा होता है, ऊंचाई अधिक होती है, शिखर छोटा होता है, और पर्वतों पे ऊंचाई पे जाने पे जलवायु ठंडी होती जाती है, वहां पे कुछ बर्फ के रूप में हिमानियां जमी रहती हैं, जैसे हिमालय में। अब कठोर जलवायु होने के कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें बहुत कम लोग निवास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रहना थोड़ा क्या होगा, डिफिकल्ट होता है पर्वतीय इलाके में, इसलिए यहाँ पे बहुत कम लोग निवास करते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि पर्वतीय जो इलाके हैं वहां पे कम लोग निवास क्यों करते हैं, तो आप कहना कि वहां पे कठोर जलवायु होती है, कठोर जलवायु होती है, इसलिए वहां पे कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल जो होता है वो खड़ी ढाल वाला होता है। धरातल आप देख रहे हो ये कैसा है, खड़ी ढाल वाला है, तो यहाँ पे खेती करना भी आसान नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, कृषि योग्य भूमि की क्या है, कमी होती है ना, कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। अब आपसे मैं पूछता हूँ पर्वतीय इलाके में जो खेती की जाती है वो किस तरह की जाती है, तो आपने पढ़ा होगा कहीं पे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, चाय बागान ये सब पर्वतों में मिलते हैं ना। दार्जिलिंग में आप जाओगे घूमने तो वहां पे देखोगे ना, आसाम की पहाड़ियों में, दार्जिलिंग में, वहां पे कौन मसालों की खेती हो जाती है, केरल की पहाड़ियों में, ये सब आप आगे देखोगे। तो आपने देखा यहाँ पे, तो पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। आपने देखा होगा पर्वत कहीं ऐसे भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला होती है, तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, पर्वत श्रृंखला। तो पर्वत श्रृंखला क्या होती है, जब पर्वत जो होते हैं एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं तो उन्हें क्या होता है, पर्वत श्रृंखला कहते हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों, पर्वत श्रृंखला। ये पता चल गया आपको। सॉरी। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। बहुत सारे जो पर्वतीय तंत्र हैं वो समानांतर मतलब एक दूसरे के पैरेलल श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। जैसे हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रम से एशिया। हिमालय कहाँ पे पाया जाता है बच्चों, एशिया में। आल्प्स कहाँ पाया जाता है, यूरोप में। और एंडीज कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में। मैंने बताया था ना आपको कि पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में क्या होती है, भिन्नता होती है, ये तो जानते ही हैं। पर्वतों की अलग अलग, पर्वत की अलग ऊंचाई होगी, अलग आकार होगा। अब हम पढ़ेंगे पर्वतों के प्रकार, ठीक है बच्चों। अब बता, मैं आपसे पूछता हूँ हिमालय कहाँ पर है, तो आप कहोगे एशिया महाद्वीप में। आल्प्स कहाँ पे है, यूरोप में। और एंडीज कहाँ पे है, दक्षिण में, अमेरिका में, ठीक है। अब पर्वतों के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार बच्चों। एक है बलित पर्वत, एक है भ्रंशोस्त पर्वत और एक है ज्वालामुखी पर्वत। तो क्या है बच्चों पर्वतों के प्रकार, 3। क्या क्या है, बलित पर्वत और भ्रंशोस्त पर्वत, और तीसरा कौन सा है बच्चों, ज्वालामुखी पर्वत। तीसरा कौन सा है, ज्वालामुखी। आपने ज्वालामुखी का नाम सुना है, एक इस तरह का ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इसमें से लावा निकलता है, एक ज्वालामुखी आपने सुना होगा ना, ज्वालामुखी, ठीक है। ये ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के पर्वत होते हैं, बलित पर्वत, भ्रंशोस्त पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय और जो आल्पस है, हिमालय कौन सा, एशिया वाला, और आल्पस कौन सा, यूरोप वाला, ये दोनों पर्वत जो है वो कौन से हैं, बलित पर्वत है।
ये किस तरह के पर्वत हैं? बलित पर्वत है। अभी हम जानेंगे बलित पर्वत क्या होते हैं। जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ है और शिखर शंक्वाकार है, जो इस तरह के हैं। शिखर क्या है? शंकुकार है, और सतह जो है वो क्या है? इनकी ऊबड़ खाबड़ है। ये कौन से पर्वत हैं? बलित पर्वत। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। आपने अरावली पर्वत श्रृंखला सुनी है? जो राजस्थान में है, वो दिल्ली तक जाती है, वो इस तरह से पर्वत श्रृंखला है, गुजरात से लेकर और राजस्थान में होकर और यहाँ दिल्ली तक जाती है। ये जो पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? अरावली। तो आपसे कोई पूछे कि सबसे पुरानी जो बलित पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो आप कहोगे अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, लेकिन इसका अभी बहुत ज्यादा अपर्दन हो गया। पहले ये बहुत ऊंची थी, लेकिन अभी बहुत नीची हो गई है। तो भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। अपर्दन आपको पता है ना? अपर्दन हमने अभी डिस्कस किया था, जो हवा के द्वारा या वायु के द्वारा या बर्फों के हवा वायु के द्वारा या बर्फ के द्वारा जो अपर्दन होता है। तो जब हवा चलती है तेज, तो वो क्या करती है? ऊपर से पहाड़ के इस इलाके को क्या करेगी? काटती रहेगी लगातार। तो अपर्दन के कारण क्या होगा? ये धीरे धीरे ऐसे घटती जाएगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी? कम होती जाएगी। ऐसे पानी से भी अपर्दन होगा, पानी भी नीचे लेके आएगा जो बहा के मिट्टी को, और नीचे यहाँ इकट्ठा करता जाएगा। तो ये अपर्दन के कारण ये घस गई है श्रृंखला। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन, उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है? अपलेशियन। और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, उनकी ऊंचाई कम है, ये पुराने बलित पर्वत है। तो रसिया में कौन सा बलित पर्वत है? रूस में कौन सा है बच्चों? रूस में है आपका यूराल। तो यूरोप और एशिया के उस पे था ना, यूराल मैंने बताया था। और उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? अपलेशियन। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है बच्चों? अपलेशियन। जो अपलेशियन पर्वत है और यूराल है, ये ऊपर से गोल दिखाई देने लग गए हैं। ठीक है, गोलाकार दिखा रहे, क्योंकि ये भी बहुत पुराने बलित पर्वत है, इनका भी क्या हुआ है? अपर्दन हुआ है। लेकिन सबसे पुरानी जो आपकी पर्वत श्रृंखला है, जो बलित पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी है बच्चों? अरावली, जो कि भारत में है। और हिमालय, और ये तो बहुत नवीन बलित पर्वत है, हिमालय और आल्प्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बलित पर्वतों के बारे में। अब बलित पर्वत कैसे बनते हैं ये हम आगे बताएंगे बच्चों, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब पढ़ते हैं बलित पर्वत के बाद भ्रंशोस्त पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, जब बहुत बड़ा भाग टूटेगा और ऊर्ध्वाधर रूप से स्थापित हो जाता है, तब क्या होता है? भ्रंशोस्त पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका, भ्रंश कहा जाता है। देखो, जैसे बहुत बड़ा भाग था, ये एक पूरी प्लेट थी, ये टूट गई, इसमें से एक भाग ऊपर की तरफ स्थापित हो गया ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और एक भाग, ये बीच वाला जो भाग था, पहले ये एक ही प्लेट थी ऐसे। ठीक है, पूरा एक पहाड़ था, पूरा एक मतलब मैदान टाइप का था, प्लेट थी। इसमें से ये आधा भाग तो ऊपर उठ गया, ये दोनों भाग तो, ठीक है, बल के कारण, आंतरिक क्रियाओं के कारण, और ये भाग नीचे धस गया। तो यहाँ पे तो ये द्रोणिका बन गई, यहाँ तो ये घाटी बन जाएगी एक तरह से, है ना। ये तो द्रोणिका भ्रंश हो गया, और ये ऊपर उठ गया। इस ऊपर उठे हुए खंड को क्या बोला है? उत्खंड। उसको क्या बोला? उत्खंड भ्रंश, और इसको बोला द्रोणिका भ्रंश। ठीक है, इस तरह के जो पर्वत बनते हैं, ये जो पर्वत होंगे, ये इनको क्या बोला जाएगा? भ्रंशोस्त। इनको क्या बोला जाएगा? भ्रंशोस्त पर्वत। ठीक है, यूरोप की राइन घाटी तथा बॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। तो इसके उदाहरण कैसे होंगे? बलित पर्वत के उदाहरण आपको याद हो गए। इस पर्वतों के उदाहरण होंगे यूरोप की राइन घाटी और बॉसजेस पर्वत। यूरोप की राइन घाटी और बॉसजेस पर्वत इस तंत्र के उदाहरण। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए और इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। तो ये हम आगे पढ़ते रहेंगे अगली क्लासेस में, आप टेंशन मत लो। आपको यहाँ तक समझ में आ गया भ्रंशोस्त पर्वत कैसे बने? कि जैसे ये कोई प्लेट थी, इसमें से ये भाग ऐसे टूटा, ये ऊपर उठ गए दोनों भाग, ये नीचे धस गया, तो ये नीचे धस जाएगा ऐसे, और ये ऊपर उठ जाएंगे ऐसे। तो ये जो पर्वत बने, इनको तो भ्रंशोस्त पर्वत बोला गया। इसको क्या बोला जाता है? ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड। उत मतलब ऊपर, उत्खंड। और इसको क्या बोला जाता है? द्रोणिका। यहाँ तक आपको हो गया बच्चों। अब हम आते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो दो पर्वत हो गए हमने, बलित पर्वत हो गया, भ्रंशोस्त पर्वत हो गया। ठीक है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, ठीक है, तब कौन सा? भ्रंशोस्त पर्वत होता है। ज्वालामुखी पर्वत जो है वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। और ज्वालामुखी जो पर्वत है वो किसकी क्रियाओं से बनते हैं? ज्वालामुखी क्रियाओं से। ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, तब उसकी क्रिया से कौन सा पर्वत बनते हैं? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी जो पर्वत है उनके उदाहरण क्या है? अफ्रीका में, अफ्रीका तो आपको याद है ना कहाँ पे था, उसमें माउंट किलिमंजारो, ये उसका उदाहरण हो गया। और जापान में क्या है? फ्यूजियामा। जापान में कौन सा है बच्चों? फ्यूजियामा। सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं, आपको याद है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। अब हम यहाँ तक तो हमने पर्वत पढ़े,
पर्वतों के 3 टाइप पढ़े, तीनों के उदाहरण पढ़े। हमने पर्वतों के बारे में जाना, पर्वत क्या होते हैं, पहाड़ी क्या होती हैं, ये जाना। तो पहाड़ी क्या होती है, जो आसपास के स्थल भाग से ऊंची होती है और खड़ी ढाल वाली होती है, उसको पहाड़ी बोलते हैं। और अगर 600 मीटर से ऊंचाई अधिक है और उसका ढाल खड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। ठीक है बच्चों। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, बलित पर्वत, भ्रंशोस्त पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। बलित पर्वत में क्या है, हमने किस किस का एग्जाम्पल लिया, हिमालय और आल्प्स पर्वत का। हिमालय और आल्प्स, हिमालय कहाँ पे है आपको बच्चों, ये भारत में है, और आल्प्स जो है वो कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, आल्प्स पर्वत के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा इनकी जो बलित पर्वत है, ये इनका जो शिखर होता है वो शंक्वाकार होता है और सतह उबड़ खाबड़ होती है। भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो भी क्या है, हिमालय पर्वत, इसका बलित पर्वत का उदाहरण है। उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन और रूस का यूराल पर्वत, इनकी ये भी क्या अपर्दित है, इनका भी अपर्दन हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भ्रंशोस्त पर्वत। भ्रंशोस्त पर्वत में क्या होता है कि जब एक बहुत बड़ा भाग टूटता है और वह ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब किसका निर्माण होता है, भ्रंशोस्त पर्वत का। और जो उठा हुआ भाग है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उत्खंड, और जो धसा हुआ भाग है उसको बोलते हैं द्रोणिका। यूरोप की राइन घाटी और वॉसजेस इस पर्वत के उदाहरण है। ये आपने याद कर लिया इन दोनों का। अब आते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत में आपने पढ़ा कि ज्वालामुखी की क्रिया से जो बनते हैं वो ज्वालामुखी पर्वत, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, ये क्या है, इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। तो यहाँ तक आपके 3 पर्वतों के बारे में हमने पढ़ा, तीनों के उदाहरण पढ़े। अब हम पढ़ेंगे पर्वतों के लाभ, कि पर्वतों के क्या लाभ हैं या क्या फायदे हैं, या हमें पर्वतों से क्या फायदा होता है। तो पर्वतों के लाभ देखो बच्चों, पर्वत बहुत लाभदायक है। पर्वत क्या करते हैं, जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है, क्योंकि पर्वतों में क्या होता है कि ऊपर यहाँ बर्फ जमी रहती है सर्दियों के टाइम पे। जब गर्मियां पड़ने लगती हैं तो बर्फ ये धीरे धीरे पिघलती है और इससे क्या होता है कि ये नदियों के रूप में पानी बहने लगता है, जैसे हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। तो आपको ये समझ में आया ना कि पर्वत क्या करते हैं, जल का संग्रहकार, जल को इकट्ठा करने वाले होते हैं। और ये क्या करते हैं कि बहुत सी नदियों का स्रोत क्या होता है, हिमानियों में होता है। ये जो हिमानी यहाँ पर जमी रहती है इनमें होता है। जलाशयों के जलों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए और पन बिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए क्या होती हैं बच्चों, उपयुक्त होती हैं। आपको पता ही है, तो कृषि के लिए बहुत जरूरी है पानी। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। आपको पता है यहाँ पर्वत जो होते हैं उनमें क्या है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। और वनस्पति भी पर्वतों में क्या होती है, अलग रहती है। वनों से हमें क्या मिलता है बच्चों, ईंधन मिलता है। तो जो वनस्पति होगी उससे हमें ईंधन, चारा मिलेगा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन, ये सब हमें वनों से मिलता है। तो वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ये आप लिख सकते हो, ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पाद, गोंद, रेजिन, ये सब मिलते हैं। और ये वन होते हैं, ये पर्वत होते हैं, ये क्या टूरिज्म को भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग जो है उपयुक्त स्थल है। यानी कि टूरिज्म टूरिज्म को भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लोग यात्रा करने के लिए वहां जाते हैं। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल भी होते हैं पर्वतों में, जैसे पैराग्लाइडिंग है, हैंग है, ग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग, या फिर रिवर राफ्टिंग भी होती है, उत्तराखंड में होती है, आपने देखा होगा। तथा स्कीइंग, पर्वतों के प्रचलित खेल है। स्कीइंग आपने देखी, जो पर्वतों पे जो बर्फ पे ऐसे चलते हैं पैरों में वो लगा के, उसको स्कीइंग बोलते हैं। ये क्या है, पर्वतों के खेल है। तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के खेल भी खेले जाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पर्वतों में कौन कौन से खेल होते हैं, तो पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे पर्वतों के नाम बता सकते, कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं। तो आप इनका पता लगे कि पैराग्लाइडिंग कहाँ होती है, ये आपके रिवर राफ्टिंग कहाँ होती है, हैंग ग्लाइडिंग क्या होती है, स्कीइंग कहाँ होती है। ठीक है, अभी देखिए हाँ तो बच्चे देखो, मैं बता था ना, पैराग्लाइडिंग देखो ये होती है पैराग्लाइडिंग। इस तरह से देखो, इस पैरासूट पे टांग के और इस तरह से जो पैराग्लाइडिंग करते हैं, ये पैराग्लाइडिंग होती है। ये देख रहे हैं आप, ये पैराग्लाइडिंग है। और जो हैंग ग्लाइडिंग होती है वो ऐसे होती है, मैं आदमी को ऐसे लटका के और ऐसे जाते हैं, हैंग ग्लाइडिंग। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये हैंग ग्लाइडिंग होती है। देखिए आप यहाँ पहाड़ों में की जाती है हैंग ग्लाइडिंग, पहाड़ पे से ऊपर से कूद जाते हैं, ये हैंग ग्लाइडिंग। ये स्कीइंग आप देख रहे हैं, ये ऐसे पैरों में बांध के और इसको चलते हैं, आपने मूवियों में देखा होगा, बहुत सारी मूवियों में ये हैंग ग्लाइडिंग होती है। लोग यहाँ बर्फों पे करते हैं हैंग ग्लाइडिंग। स्केटिंग भी होती है। ये राफ्टिंग है, ये उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग होती है, आपने इस तरह से देखा होगा। ये रिवर राफ्टिंग देख रहे हैं बच्चों। तो इस तरह की गेम है, ये पर्वतीय इलाकों में की जाती है। ठीक, तो वहीं पे इनके लिए जो भौगोलिक स्थिति चाहिए वो वहीं मिल पाती है। ठीक, आपने ये सब देख लिया। अब देखो जापान का फ्यूजियामा और माउंट किलिमंजारो, ये वाले भी आपको दिखाई देता हूँ मैं। ठीक, ये जो ज्वालामुखी पर्वत है ये कैसे होते हैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, रुकिए दो। देखिए बच्चों, ये है माउंट किलिमंजारो। ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। आप देख रहे हैं इस तरह का, ये माउंट किलिमंजारो, ये जो पर्वत है माउंट किलिमंजारो है, ज्वालामुखी पर्वत है।
इसमें ज्वालामुखी के रूप में ये बना हुआ है, ठीक है। ये और ये अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। ये भी देख रहे हैं आप, सेम वैसा ही है। ये भी फ्यूजियामा भी सेम वैसा ही है, बिल्कुल ज्वालामुखी टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो ये है ज्वालामुखी पर्वत। आपको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, यहाँ तक ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। हिमालय तो आपको पता ही है। और बताइए कौन सा पर्वत आपको देखना है, वो भी मैं बता देता हूँ। यूरोप की राइन घाटी, ये दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, जिससे आपको ब्रंसोस्त पर्वत का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। देखो, हाँ तो बच्चों ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ अभी यूरोप की राइन घाटी और बोर्जेस माउंटेन। देखो ये देख रहे हैं आप, बोर्जेस माउंटेन में क्या है कि ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है इधर का, ये ऊपर उठा हुआ है, यहाँ पे ये भी ऊपर उठा हुआ है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या हो गया, गड्ढा हो गया है, यहाँ पे ये धस गया नीचे और ये ऊपर उठा हुआ है। तो इस तरह का जो घाटी है, ये ब्रंसोस्त पर्वत है। ये क्या है? बोर्जेस पर्वत। जैसे ये वाली वैली आप देखो, ये वाला बीच वाला हिस्सा धस गया, ये ऊपर उठ गए। तो इस तरह की जो वैली है, इनको ब्रंसोस्त पर्वत कहते हैं। ये यूरोप में है, तो वही मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, ये सारे पर्वतों के बारे में हमने पढ़ लिया ना। अब हम देखते हैं, ये देखो ज्वालामुखी जो पर्वत है, ये वाला जो मैं बता रहा था, ये तो पर्वत में बताया था आपको, माउंट किलिमंजारो वाला, ये ज्वालामुखी पर्वत से जो बनते हैं। अब हम आते हैं, देखो ज्वालामुखी राख, भाप और गैस से बनने वाले बादल हैं। ये लावा जो गरम गरम निकलता है, ये लावा होता है ना, जो आप देखते हैं, ये इस तरह से निकलता है। किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। ये लावा कहलाती है, जो गरम गरम आपने मूवियों में भी देखा होगा, ये लाल, यहाँ पे क्या है, मैग्मा बनता है। अब देखो बच्चों, हम पढ़ते हैं पठार। पर्वतों के बारे में हमने जान लिया, पठार देखते हैं। पठार क्या है? उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। जैसे पठार ऐसे सपाट भूमि है ऊपर, जबकि पर्वत जो थे ऐसे शंक्वाकार होते हैं, ठीक। वो भी उठे हुए थे, लेकिन उनकी ऊंचाई अधिक थी पर्वतों की, इनकी ऊंचाई कम रहती है, लेकिन ये सपाट होते हैं। तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। देख रहे हैं आप, मेज जैसा दिख रहा है। इसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं, जिनके ढाल खड़े होते हैं। जैसे ये ढाल यहाँ पे ऐसे क्या होगा, खड़ा हो जाएगा, एक से अधिक किनारे होंगे। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। यानी कि कई 100 मीटर से लेकर कुछ हजार मीटर तक भी हो सकती है, तभी वो पठार कहलाया जाएगा। लेकिन इसका क्या है, ऐसे ढाल यहाँ पे किनारों पे तो शंकु होगा, लेकिन ऊपर क्या है, सपाट रहेगा। लेकिन पर्वत में होता तो क्या होता है, ऐसे शंकुकार वो होता है ना, तभी तो पर्वत होता। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत में कौन सा पठार है बच्चों? दक्कन का पठार टाइप का, पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस तरह के उदाहरण है। केन्या में, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ये क्या है, इस तरह के उदाहरण है। तिब्बत का पठार, ये क्या, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। तो आपसे कोई पूछा है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 4000 से लेके 6000 मीटर तक है, 4000 से 6000, ठीक है, ये याद रखना आप। और ये पठारों के उदाहरण हो गए। पठार के बारे में हो गया कि पठार क्या होते हैं, ऊपर उठी हुई सपाट भूमि है, आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठा हुआ होता है, लेकिन इसका ऊपरी भाग कैसा होता है, मेज के समान होता है। एक से अधिक किनारे हो सकते हैं, जिनके ढाल खड़े होते हैं। कई 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। और ये पर्वतों की तरह पुराने या नए भी हो सकते हैं। भारत में जैसे दक्कन का पठार है, केन्या, तंजानिया, युगांडा में पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। और तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है विश्व का, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4000 से 6000। पठार भी उपयोगी होते हैं। अब पठार में क्या होते हैं, ये बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे पर्वतों के उपयोग पढ़े थे ना हमने, लाभ पढ़े थे, जैसे पठारों के उपयोग है, क्योंकि इनमें क्या रहती है, खनिजों की प्रचुरता रहती है। क्या खनिज पाए जाते हैं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। कहाँ पे? पठारी भागों में। जैसे अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए। तो जो अफ्रीका का पठार है, अफ्रीका का पठार, तो आपने मूवियों में भी देखा होगा, हॉलीवुड की मूवियों में, जो हीरा और सोना का खनन है वो कहाँ से किया जाता है, अफ्रीका से किया जाता है, वहाँ के पठारों से। क्योंकि यहाँ पे जो पठार है, इनमें क्या पाए जाते हैं बच्चों, खनिज पाए जाते हैं, खनिजों की प्रचुरता होती है। तो खनिज कहाँ से पाए जाते हैं, पठारों से। भारत में कहाँ कौन सा पठार, छोटा नागपुर का पठार। भारत में कौन सा पठार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे भी खनिज पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, लोहा, कोयला और मैग्नीज। भारत में हीरा वीरा तो इनमें नहीं मिल रहा, लेकिन क्या मिल रहा है इनमें, कोयला, लोहा और मैग्नीज। लोहा, कोयला और मैग्नीज। तो आपसे कोई पूछता है छोटा नागपुर का पठार, इसमें क्या मिलता है, तो आप बताओगे सर लोहा, कोयला और
मैंगनीज, लोहा, कोयला और मैंगनीज। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात, जलप्रपात मतलब जो झरने टाइप के, यहाँ पहाड़ों से पठारों से गिरेंगे ना इन वाली लाइन से, तो इनको क्या बोलेंगे, जलप्रपात। क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात। तो इस छोटा नागपुर पठार पे कौन सा जलप्रपात है, ये आपसे पूछा जाएगा तो क्या आप क्या कहोगे कि छोटा नागपुर पठार पर जो स्वर्ण रेखा नदी है, कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी, उस पर कौन सा जलप्रपात बनता है, हुंड्रू। कौन सा, हुंड्रू। कौन सा, हुंड्रू जलप्रपात। ये याद रखना है। देखो आपके क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे होते जा रहे हैं, छोटे छोटे एक एक लाइन के। कोई पूछेगा कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, तो आप कहोगे छोटा नागपुर के पठार पर जो स्वर्ण रेखा नदी है उस पर स्थित जलप्रपात को हुंड्रू जलप्रपात बोलते हैं। कर्नाटक में कौन सा प्रपात है, जोग। तो कोई पूछेगा आपसे कि जोग जलप्रपात कहाँ है, तो जोग कहाँ पे बच्चों, कर्नाटक। जोग कहाँ है, कर्नाटक। हुंड्रू कहाँ है, छोटा नागपुर में। किस नदी पे, स्वर्ण रेखा नदी पे। क्या पाया जाता है, लोहा, कोयला और मैग्नीज। अफ्रीका का पठार कहाँ पे, हीरा और सोना पाया जाता है। अफ्रीका के पठार में, अफ्रीका में हीरा और सोना पाया जाता है। और लावा पठार, लावा पठार में क्या होता है, काली मिट्टी। जो लावा पठार होता है, जबकि आप जानते हो ना लावा काले कलर का हो जाता है, जम जाता है, तो वहां पे कौन सी मिट्टी हो जाएगी बच्चों, काली मिट्टी। क्योंकि ज्वालामुखी से निकलती है राख के रूप में, तो कौन सी मिट्टी होगी, काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है बच्चों। ये कौन सी होती है, उपजाऊ होती है, एवं खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पठार। ठीक है, अब आएंगे बच्चों मैदान। तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ लिया, पठार पढ़ लिए, पर्वत पढ़ लिए। अब आएंगे बच्चों मैदान। ठीक है क्या पढ़ेंगे, मैदान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैदान क्या है कि मैदान जो होते हैं, मैदान तो सिंपल जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, मैदान तो बहुत मैदानी इलाका जो होता है। मैदान जो होता है वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग है। समतल भूमि के, कौन सी भूमि है यहाँ, समतल। ये सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, यानी कि इनकी ऊंचाई 200 मीटर से जनरली अधिक ऊंची नहीं होगी, 200 मीटर तक हो सकते हैं, इतना तो ऊपर नीचे चलता है। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। कुछ मैदान तो बहुत ही ज्यादा समतल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, उरंगित, तरंगित या उर्मिल हो सकते हैं। अधिकांश जो मैदान है वो नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। ज्यादातर मैदान ये आप आगे जाके पढ़ोगे, जैसे जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान आप देखते हो, जो हमारा यहाँ से उत्तर प्रदेश, पंजाब और ये सब होकर बिहार तक जो जा रहा है, ये जो पूरा मैदानी इलाका है जिसमें खेती बहुत अच्छी होती है, ये पूरा इलाका जो बना है ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि ये गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों से जो निक्षेपण है उनसे बना हुआ है। क्या हुआ कि नदियां जो थी, आप आगे पढ़ोगे, पहाड़ों से ऐसे क्या करती थी, अपने साथ अपर्दन से क्या करती थी, उनके जो बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, ये सब निक्षेपण, ये सब यहाँ से लाती थी और यहाँ निक्षेपित करती जाती थी। तो धीरे धीरे ये यहाँ की जो जगह थी वो क्या हो गई, उपजाऊ हो गई। यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो गई, उपजाऊ मिट्टी, तो ये क्या बन गया, पूरा मैदान बन गया। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ये कैसे बना गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जब हम पढ़ेंगे अगली क्लासेज में। अभी आप इतना जानिए कि अधिकांश जो मैदान है वो नदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनते हैं। नदियां जो होती हैं पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें क्या कर देती हैं, अपर्दित कर देती हैं, और वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ उनको अपने साथ लेके जाती हैं, जैसे पत्थर हुआ, बालू हुआ, सिल्ट, उसको वे क्या करेंगे, घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। और इन्हीं निक्षेपों से किसका निर्माण होता है बच्चों, मैदान का। तो आपको समझ में आया मैदान का निर्माण कैसे होता है, मैदान का निर्माण समझ में आ गया, मैदान क्या होते हैं ये समझ में आ गया। ठीक है, मैदान उपजाऊ होते हैं, ये ध्यान रखना आप। सामान्यतः जो मैदान होते हैं बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना भी आसान होता है। अब जब मैदान रहेगा तो आप बताइए, वहाँ पर रेलगाड़ी बिछाना, सड़क बनाना, हवाई जहाज के लिए हवाई पट्टी बनाना, ये क्या आसान रहता है, क्योंकि समतल भूमि है ना। लेकिन वहीं अगर पहाड़ी इलाका होगा तो वहाँ पे हवाई पट्टी बनाना, हवाई एयरपोर्ट बनाना, हवाई अड्डा बनाना या फिर रेल बिछाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ पे इसलिए विकास करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे पहाड़ी इलाकों में आप देखोगे ट्रेन जो है वो बहुत मुश्किल से, जैसे पहाड़ी इलाके में ट्रेन चलाना भी डिफिकल्ट है। तो वहाँ पे कभी कभी जैसे दार्जिलिंग वाले एरिया में या फिर आप इधर जाओगे आसाम के इलाकों में, तो वहाँ पे आप देखोगे जो पहाड़ी इलाके हैं उन पे क्या होता है कि 2 इंजन लगते हैं एक ट्रेन में, एक आगे से खींचता है, एक पीछे से धक्का देता है। तो इस तरह से वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलें होती हैं, थोड़ा सा विपरीत स्थितियाँ हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या बोला था, भूगोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्षेत्र का विकास, किसी भी क्षेत्र की जो संस्कृति है, किसी भी क्षेत्र का जो रहन सहन है, खान पीन है, ये सब किस पर डिपेंड करता है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति। चलो बच्चों इसको आगे पढ़ेंगे। और देखो तो यहाँ के परिवहन के जो साधन है उनका निर्माण करना क्या होगा, मुश्किल होता है, कठिन होता है, आसान नहीं होता। अच्छा सॉरी, मैदान है ना, मैदानों में परिवहन के साधनों का निर्माण करना क्या होता है, आसान होता है।
इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। इसलिए सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है? मैदानी भागों में पाई जाती है। आप हमारे भारत देश में देखोगे तो मैदानी भाग जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, इसमें क्या सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। नदियों के द्वारा बनाए गए जो कुछ बड़े मैदान है वो किस में है? एशिया में और उत्तरी अमेरिका में। किस में है बच्चों? एशिया में और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। चीन में कौन सा है? यांगत्से नदी का मैदान, इसका क्या है? प्रमुख उदाहरण है। तो मतलब ये कह रहा है कि जो सबसे बड़े मैदान है पूरे विश्व में जो नदियों के द्वारा बनाए गए हैं वो कहाँ पे है? एशिया में और उत्तरी अमेरिका में। एशिया में कहाँ पे है बच्चों? भारत में अगर बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में अगर बात करें तो यांगत्से नदी का मैदान, इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान जो होता है वो मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। मैदानों में जनसंख्या क्या है? सबसे ज्यादा निवास करती है, क्योंकि मकानों के बनाने और खेती के लिए यहाँ समतल भूमि मिल पाती है। मेन इंपॉर्टेंट वही है, भौगोलिक स्थितियाँ। तो यहाँ समतल भूमि मिलेगी तो आप खेती कर पाओगे, उपजाऊ जमीन मिलेगी, आपका रहन सहन अच्छा रहेगा, मकान आसानी से बना पाओगे। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो देख रहे हो आप, गंगा का जो मैदान वाला क्षेत्र है वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या यही निवास करती है। अब हम पढ़ते हैं स्थल रूप। तो मैदान आपने सीख लिया, तो आपने पर्वत पढ़ा है, पर्वतों के उदाहरण पढ़े, अपने मैदान पठार पढ़े, पठारों में क्या क्या पाए जाते हैं ये सब पढ़ा। दक्षिण अफ्रीका का पठार पढ़ा और छोटा नागपुर का पठार पढ़ा, स्वर्ण रेखा नदी पढ़ी, हुरंड जलप्रपात पढ़ा, कर्नाटक में जोग जलप्रपात पढ़ा, ये सब आपने देखा। उसके बाद में पर्वतों के लाभ पढ़े, मैदान पठारों के लाभ पढ़े। उसके बाद हमने मैदानों को जाना। मैदान कहाँ पे? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। चीन में कौन सा? यांगत्से नदी का मैदान है। सबसे ज्यादा जो नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में और एशिया में है। ये सब हमने जाना। मैदानों के क्या लाभ है? उपजाऊ जमीन है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यहीं पे रहता है, ये सब जाना हमने। खेती के लिए अच्छा रहता है, परिवहन का विकास करना आसान रहता है। तो ये सब हमने मैदान के बारे में जाना। अब हम जानेंगे बच्चों अगला जो हमारी हेडिंग है वो देखिए, स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप और लोगों का क्या रिलेशन है, क्या संबंध? एक्चुअली क्या होता है, स्थल रूपों की जो विभिन्नता है उसके अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र है उनका जीवन क्या होता है बच्चों? कठिन होता है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों का जीवन जो होता है पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में क्या होता है? सरल होता है। मैदान में क्या है? फसलें करना आसान है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है, ये तो आप जानते ही हैं। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में क्या होता है? कुछ अंतर होता है। विभिन्न जो प्रकार के जो स्थल रूप है उन पर रहने वाले लोगों के रहन सहन में तो अंतर आएगा ही नहीं। आप जानते हैं जब जो इंसान जैसी जगह पर रहेगा, जो पर्वतीय इलाकों में रहेंगे उनका रहन सहन अलग होगा, उनका खान पीन अलग होगा, उनकी संस्कृति अलग होगी। और जो मैदानी इलाकों में रहेंगे उनका रहन सहन, खान पीन, संस्कृति, बोली भाषा, ये सब क्या है? अलग होती है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, उद्गार, भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत कुछ विनाश कर देते हैं। तो ये क्या प्राकृतिक आपदाएं? तो प्राकृतिक, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं जो प्रकृति के द्वारा होती है, जैसे भूकंप है ये प्राकृतिक आपदा है, ज्वालामुखी उद्गार होना प्राकृतिक आपदा है, तूफान आना प्राकृतिक है, बाढ़ आना प्राकृतिक है। ये सब क्या बहुत विनाश करती हैं, ये आपको जानते हैं विनाशकारी आपदाएं होती हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं, लेकिन आप इनको खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि भूकंप से आप बचाव के तरीके बता सकते हो, लेकिन आप भूकंप को नहीं रोक सकते। ज्वालामुखी उद्गार से आप बचने के तरीके बता सकते हो, लेकिन आप ज्वालामुखी उद्गार नहीं रोक सकते। तूफान से आप अपना बचाव कर सकते हो, लेकिन तूफान से आप रोक नहीं सकते। तो यही है कि इन घटनाओं के बारे में अगर आपके देश में जागरूकता है, जहाँ पे जनरली जैसे जापान है, जापान में हर दिन एक भूकंप आता है, साल में 1600 बार झटके महसूस होते हैं जापान को, लेकिन फिर भी देखिए वो अपनी जिंदगी कितना अच्छा वो व्यतीत कर रहे हैं। और जापान में सबसे ज्यादा जो डेंजरस भूकंप है वो जापान में आए हैं, अस्त व्यस्त हो गया है जापान, लेकिन फिर भी वहाँ टेक्नोलॉजी, लोग इतने जागरूक हैं कि वो भूकंप को नॉर्मल अपनी एक जीवन में रोजमर्रा में वो अपना चुके हैं, और उनको पता है कि किस तरह अपना बचाव करना है। तो इससे क्या खतरे कम हो गए, इससे क्या जान माल की हानि कम होती है, इससे आपका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त नहीं होता। तो यही है कि हमें भी अपने देश के जो नागरिक हैं जो उनको जागरूक करना होता है कि जिससे कि खतरे क्या हो, कम टल पाए। अब देखो खतरे क्या हो, कम हो, हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं? अब बताओ जल को कितने तरीकों से आप उपयोग में ला सकते हो, ठीक है। और स्थल को, इसका पता अगर आपको लगाना है तो हम आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग क्या है, गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि और मकानों का निर्माण करना। अब बताओ देखो स्थल है, जमीन तो फिक्स है,
अब जब उपजाऊ जमीन पर अगर आप घर बनाओगे तो आप ऑब्वियस सी बात है खेती कहाँ करोगे, तो ये स्थल का क्या हुआ, एक तरह से गलत उपयोग हो रहा है। स्थल का उपयोग अच्छा क्या होगा कि जो बंजर जमीन है, जो जमीन पर खेती संभव नहीं है, वहां पे क्या बनाना चाहिए, घर। और जो उपजाऊ जमीन है उसको किसके लिए यूज करना चाहिए, खेती के लिए यूज करना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम देखें तो हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि या पानी में फेंक देते हैं। कूड़ा देखा होगा अपने बच्चों, कहीं भी फेंक देते हैं, जो क्या करता है उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। जल है, जल एक महत्वपूर्ण वरदान है प्रकृति का। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना कूड़ा फेंका हुआ है इस वाले फोटो में, तो ये क्या एक तरह से गलत चीज है। इससे आप जल प्रदूषित कर रहे हो, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति के वरदान है, जल है, उसको क्या कर रहे हो आप दूषित कर रहे हो, उनका आप गलत उपयोग कर रहे हो। तो आपको क्या करना है कि कूड़े को ऐसे कहीं नहीं फेंकना चाहिए। कूड़े को एक अच्छी जगह पर, या कूड़े को एक उसके लिए जगह बनाई जानी चाहिए कि यहाँ फेंकना है, वहीं से आपका कूड़े का क्या निस्तांतरण होना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, ये हमारा अगर कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को क्या रखें बच्चों, सुरक्षित रखें। देखिए देखिए स्वच्छ भारत मिशन है, ये आपने सुना होगा, गांधी जयंती पे चलाते हैं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ शरीर में क्या है, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये तो आप जानते ही हैं कि हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। तो स्वस्थ जब शरीर रहेगा तभी तो आपका मन अच्छा लगेगा, तभी तो आप स्वस्थ मन मस्तिष्क रहेगा। और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से हमें क्या चाहिए, साफ जल चाहिए, वायु चाहिए, और स्वच्छ वातावरण हमारी क्या है, आवश्यकता है। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आपको स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के बारे में पता चला, ये क्या है, क्यों चलाया जा रहा है, ये सब आपने देख लिया। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। अब इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखो बच्चों, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, बताओ बच्चों, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो आप कहोगे सर पर्वत, मैदान, सॉरी पर्वत, उसके बाद पठार आएगा, पठार, और लास्ट में आएंगे मैदान। ठीक, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, तो बताओ। पर्वत जो होते हैं वो भी एकदम मतलब अपने आसपास की भूमि से उठे हुए और शंक्वाकार कार के होते हैं, और इनकी जो ढाल होता है वो खड़ा ढाल के होते हैं। लेकिन जो पठार होते हैं वो भी आसपास की भूमि से ऊपर उठे हुए होते हैं, और ये कई सैकड़ों से लेकर हजारों मीटर तक हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। और इनका जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है, सपाट होता है, वो भी मेज की तरह, मेज की तरह। और इनके एक से अधिक कोने हो सकते हैं, कोनों पे खड़ा ढाल होता है। तो ये इनके क्या हो जाएंगे, अंतर हो जाएंगे। लेकिन इनका जो ऊपरी भाग होता है वो शंक्वाकार होता है, ठीक है, तीव्र ढाल होता है, और ये ज्यादा ऊंचाई के होते हैं पर्वत। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, तो बताओ बच्चों कौन कौन से पर्वत हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, पर्वतों का सबसे पुराना जो पर्वत है वो कौन से होते हैं, बलित पर्वत। इसके उदाहरण आपको पता है ना, हिमालय, आल्प्स। और उसके बाद दूसरा पर्वत कौन से होते हैं, भ्रंशोस्त पर्वत। क्या होते हैं बच्चों, लिख देना आप ये, भ्रंशोस्त पर्वत। और तीसरा जो टाइप है इनका क्या है, पर्वतों का तीसरा प्रकार ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी, मैंने आपको उदाहरण बताए थे, नहीं बताए थे ज्वालामुखी पर्वत के, माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा। भ्रंशोस्त के भी बताए थे, बोसजेस पर्वत, ठीक है, राइन घाटी। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है, बताओ बच्चों, पर्वत किस लिए उपयोगी है। पर्वतों में वनस्पति मिलती है, आपको पता ही है। पर्वतों से नदियां आती हैं, ठीक है, ये आपको पता ही है, ठीक है। लकड़ी, ईंधन, ये सब मिलता है वनों से हमें, ठीक। तो जितने भी पर्वतों के उपयोग हैं आप लिख दीजिएगा। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है, तो मैदानों का निर्माण जो होता है वो नदियों के, पर्वतों से जो निकलने वाली नदियां होती हैं, पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, उनके जल के निक्षेपण से, उनके जल में जो अवसाद होते हैं, उनके जल में जो निक्षेप होते हैं, उनके निक्षेपण से क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। और ये मैदान जो होते हैं वो उपजाऊ होते हैं। उनके जल में क्या क्या होते हैं, उनके जल में पत्थर होते हैं, बलुआ मिट्टी होती है, और आपके बहुत उपजाऊ जमीन भी होते हैं, सिल्ट होता है, ये सब के निक्षेपण से, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं मैदानों का निर्माण पर्वतीय नदियों के जल में उपस्थित निक्षेपों के निक्षेपण से, या अवसादों के निक्षेपण से मैदानों का निर्माण होता है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं बच्चों, उपजाऊ होते हैं। यहाँ पे समतल भूमि मिलती है, जिससे कि परिवहन का और विकास करना आसान होता है, और वहाँ पे उपजाऊ जमीन में कृषि संभव हो पाती है, और यहाँ पे घर बनाना आसान होता है, ठीक है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों, क्योंकि पर्वतीय जो जीवन होता है बच्चों वो क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। यहाँ पे कृषि योग्य भूमि कम होती है, और परिवहन का भी विकास उतना नहीं हो पाता, और घर बनाना भी कठिन होता है। ये सब हो गए। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं किस चीज में,
ऊंचाई में, ढाल में, अभिमुखता में। तो ऊंचाई में भिन्न होते हैं पर्वत। ढाल तो पठारों का सेम ही होता है, लेकिन ऊंचाई में या फिर अभिमुखता, इसका शब्द का मतलब क्या है ये आपको पता करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक। वैसे ऊंचाई पर्वतों पठारों की कम होती है पर्वतों की तुलना में। हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी कहाँ पाई जाती है बच्चों? पर्वतों में पाई जाती है। आपको पता है ना हिमानी क्या होती है? जो नदियां जम जाती हैं जो पर्वतों के ऊपर, यहाँ पे ये बर्फ जो जमी रहती है, इसी को तो हिमानी बोलते हैं। दक्कन का पठार कहाँ है? ये तो भारत में है ना, आपको पता है ना, इसका आंसर हो जाएगा भारत। यांगेसे नदी चीन में है, ये तो आपको पता है, ये मैदान बनाती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की आल्प्स। कौन सी है बच्चों? आल्प्स। ये भी बलित पर्वत का उदाहरण है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों? मैदान। हिमालय एवं आल्प्स ये किसके उदाहरण है? बलित पर्वतों के। क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है, पठारी क्षेत्रों में, ठीक है। पर्वतों का क्रम है, पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला इसका आंसर हो जाएगा पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला पर्वतों का क्रम है, या फिर श्रृंखला भी लिख सकते हैं। क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक होते हैं, मैदानी क्षेत्र। बस हो गए खत्म आपके सारे। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस। अब विश्व मानचित्र पर आपको दिखाना है पर्वत श्रृंखला, हिमालय, रॉकीज, एंडीज, पठार, तिब्बत, ये सब बताएं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 होता है फिनिश। अभी हमारे पास 2 चैप्टर बचे हुए हैं ज्योग्राफी में, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। आप चैप्टर नंबर 7 कौन सा है बच्चों? देखो चैप्टर नंबर 7 है अपना हमारा देश भारत। अभी हम भारत पे आएंगे। तो भारत के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके लिए। इसमें भारत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। देख रहे हो अभी नक्शा है, राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन, ये सब इसको मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी इस वाले चैप्टर में। यहाँ से आपका ज्योग्राफी एक तरह से इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।